नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह है संविधान का वर्गीकरण। इस टॉपिक को आज समाप्त किया जाएगा। आज इस टॉपिक की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं संविधान का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, संविधान का वर्गीकरण जो आपको पढ़ाया गया है उसमें क्या क्या चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं और आज क्या इसका अंतिम टॉपिक है। संविधान का वर्गीकरण, एक सेकंड भैया। संविधान का वर्गीकरण, अगर आप लोगों को याद हो तो संविधान के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान का वर्गीकरण सबसे पहले किस रूप में किया गया था। सबसे पहले आपको बताया गया कि संविधान उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम था विकसित संविधान, एक का नाम था विकसित संविधान और दूसरे का नाम भैया बताया गया निर्मित संविधान। और इसके सभी एग्जाम्पल भी आपको बताए गए होंगे। फिर उसके बाद भैया लिखावट के आधार पर, लिखावट के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया गया। एक का नाम रखा गया भैया लिखित संविधान और दूसरे का नाम रखा गया अलिखित संविधान। अगला भैया परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया कठोर संविधान और दूसरे का नाम रखा गया लचीला संविधान। कठोर संविधान और लचीला संविधान। फिर उसके बाद भैया सत्ता के बंटवारे के आधार पर, सत्ता के बंटवारे के आधार पर, सत्ता के बंटवारे के आधार पर भी आपको बताया गया एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। इसके बाद आज हमारा जो पॉइंट है बेटा वह है संविधान का शासन प्रणाली के आधार पर। आज का टॉपिक क्या है? शासन प्रणाली के आधार पर संविधान का बंटवारा। तो शासन प्रणाली के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो वर्गीकरण का ये अंतिम टॉपिक है। आइए देखते हैं। देखिए लिखा गया है इसे संसदीय सरकार, अध्यक्षीय शासन, अध्यक्षीय संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संसदीय सरकार भी कहा जाता है, अध्यक्षीय संसदीय लोकतंत्र भी कहा जाता है, अध्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये जो बंटवारा हम लोग कर रहे हैं वो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा रहा है। एक को संसदीय व्यवस्था और एक को अध्यक्षात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। अभी हम लोग बंटवारा करेंगे और देखेंगे कि किस आधार पर संसदीय व्यवस्था चलती है और किस आधार पर अध्यक्षीय व्यवस्था चलती है। देखिए लिखा गया है आधार पर संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र में अंतर पाया जाता है। जहां संसदीय सरकार सत्ता के विलय पर आधारित है, संसदीय व्यवस्था में सत्ता का विलय होता है, वहीं अध्यक्षीय सरकार में सत्ता का क्या होता है? पृथक्करण सिद्धांत लागू होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता का बंटवारा होता है और संसदीय शासन प्रणाली में सत्ता का विलय होता है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट है।
अगर हम केवल शासन प्रणाली की बात करें तो शासन प्रणाली का जन्म बेटा इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। शासन प्रणाली का जन्म हुआ, और माफ करना, यहां संसदीय शासन प्रणाली है, यहां पे भैया संसदीय है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्म कहां हुआ है? अमेरिका में। संसदीय शासन प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ है। आइए आगे चलते हैं। इस बात को याद रखना कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं संसदीय लोकतंत्र की। तो जैसा कि हमने कहा, इसका जन्म कहां हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। और इंग्लैंड में किसकी वजह से? 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उसी का परिणाम है ये संसदीय लोकतंत्र। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का परिणाम है। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में लोकतंत्र का जन्म हुआ। पहली बार लोकतंत्र का जन्म इंग्लैंड में हुआ, और किस क्रांति के बाद हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में हुई थी। साथ ही साथ निरंकुश राजत्व संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। यानी हमारा जो राजतंत्र था, इंग्लैंड में जो राजतंत्र था, वो समाप्त हो गया और संवैधानिक राजतंत्र में वो परिवर्तित हो गया। वहां संविधान की स्थापना हो गई, संविधान के अनुसार सिस्टम चलने लगा। संसदीय शासन प्रणाली में सांसद संपन्न होते हैं, मतलब यहां सांसद संपन्न व्यवस्था होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ही ली गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड से ली गई है। लेकिन संसदीय संप्रभुता के स्थान पर संविधान की संप्रभुता के सिद्धांत को भारत में अपनाया गया है। इंग्लैंड में संसद ही सब कुछ है, लेकिन भारत में संसद सब कुछ नहीं है, भारत में सब कुछ संविधान है। हमने संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से जरूर ली, लेकिन संसद को हमने सब कुछ नहीं माना है, हमने भारतीय संविधान को सब कुछ माना है। यह अंतर है इंग्लैंड और भारत की संसदीय व्यवस्था का। वहां संसद सब कुछ है, यहां भारत में हमारा संविधान सब कुछ है। अगर प्रश्न बनता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र के जनक, तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में संसदीय लोकतंत्र का जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी माने जाते हैं। हमने संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। और क्या डिट्टो कॉपी ली है? नहीं। वहां संसद सब कुछ है, तो भारत में क्या है? संविधान सब कुछ है। विश्व में संसदीय लोकतंत्र का जनक इंग्लैंड, और किस वजह से? 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की वजह से। आइए आगे चलते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाए जाने के दो मुख्य कारण हैं। हमने संसदीय लोकतंत्र को ही क्यों अपनाया? हमारे देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्यों नहीं है, संसदीय ही क्यों है? इसके दो कारण हैं। इसके कितने कारण हैं? दो कारण हैं। जरा देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला कारण देखिए, यह बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 50 वर्ष पहले से किसी न किसी रूप में इस प्रणाली का भारत में प्रयोग हो रहा था, इसलिए भारतीय इससे अच्छी तरह से परिचित थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पर ब्रिटिश हुकूमत था, हम ब्रिटेन के गुलाम थे, और लंबे समय से यह ब्रिटेन की व्यवस्था भारत में चली आ रही थी, जो संसदीय व्यवस्था थी, और उसी के हम आदती हो गए थे, और इसी आदत की वजह से उसी व्यवस्था को हमने आगे भी आजादी के बाद आगे बढ़ा दिया। पहला कारण समझ में आया। दूसरा देखना, इसमें उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। उत्तरदायित्व समझ रहे हैं ना, जिससे सरकार की निरंकुश होने का भय
नहीं रहता है, जिसमें सरकार के निरंकुश होने का भय नहीं रहता है। ये कथन किसका है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, जिससे सरकार निरंकुश नहीं होती है, और सरकार जब निरंकुश नहीं होगी तो सिस्टम ठीक चलेगा, और इसीलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। देखिए लिखा है, संसदीय शासन प्रणाली में समसामयिक कार्यों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के कार्यों का मूल्यांकन हो जाता है। ये कथन किसका है? अंबेडकर साहब का है। अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि भैया इस शासन प्रणाली को अपनाने से फायदा क्या है कि समसामयिक कार्य यानी दिन प्रतिदिन के कार्य का रोज रोज मूल्यांकन हो जाता है, और इससे फायदा यह है कि हम सही को सही गलत को गलत कहते रहते हैं, और हम मूल्यांकन करते रहते हैं कि हमें क्या चीजें जरूरी हैं, और जो हमें जरूरत होता है उसके हिसाब से हम अपने कार्यों को करते रहेंगे। इसलिए इस देश में संसदीय व्यवस्था ही ठीक है। संविधान सभा के लोगों ने इस पर विचार किया और भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया। आगे लिखा है भैया, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार के नाम से देख लेना। भैया इस प्रश्न को ध्यान से समझ लेना कि संसदीय शासन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रणाली में संपूर्ण सत्ता, इस प्रणाली में बेटा संपूर्ण सत्ता एक मंत्रिपरिषद में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली या वेस्टमिनिस्टर शासन प्रतिमान भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, संसदीय व्यवस्था को कितने नामों से जाना जा रहा है? संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्था कहिए, चाहे मंत्री मंडलात्मक व्यवस्था कहिए, चाहे उत्तरदायी सरकार कहिए, ठीक, और चाहे आप जो है, देखिए यहां पे एक नाम है प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, पीएम शासन प्रणाली, या वेस्ट मिनिस्टर प्रतिमान कहिए, इसके इतने नाम होते हैं। ठीक, आगे देखिए लिखा गया है, इस प्रणाली में देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे का सेंटेंस ये है कि इस प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति, देखिए प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री की स्थिति ग्रहों में बेटा सूर्य, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रहों में सूर्य होता है और नक्षत्रों में चंद्रमा होता है। सूर्य के ही चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और नक्षत्रों में सबसे मुख्य नक्षत्र की बात कर रहे हैं, नक्षत्रों में यह चंद्रमा। तो प्रधानमंत्री की तुलना चंद्रमा और सूर्य से कर दी गई है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रणाली में प्रधानमंत्री सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है वह कौन सा पद होता है? प्रधानमंत्री का पद होता है। जबकि दक्षिण शासन प्रणाली जब पढ़ने लगेंगे तो वहां राष्ट्रपति सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली देखिए, अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन, बेटा निम्न सदन मतलब लोकसभा, निम्न सदन का तात्पर्य यहां किससे है? लोकसभा से है।
किससे है? लोकसभा से है। अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति सतत रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तर यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत पाया जाता है। अर्थात एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अभी बेटा प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम संसदीय व्यवस्था को समझाने का प्रयास करते हैं, ये व्यवस्था होती क्या है। जब इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हर एक प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव मतलब हटाने की प्रक्रिया है। ये अविश्वास प्रस्ताव मतलब हटाने की प्रक्रिया की बात की जा रही है। एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे देखिए, इस प्रणाली में कार्यपालिका दोहरी होती है, अर्थात देश में दो प्रधान होते हैं। भैया देश में दो प्रधान, संसदीय व्यवस्था में देश में दो प्रधान होते हैं। पहला देखिए, राष्ट्र एक संवैधानिक औपचारिक प्रतीकात्मक नाम मात्र ध्वज मात्र प्रधान। इंग्लैंड में इसे सम्राट कहते हैं और भारत में उसे, पहले को क्या कहते हैं? दो प्रधान होते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति कहा जाता है एक को, और इंग्लैंड में उसी व्यक्ति को सम्राट कहा जाता है। ये तो एक प्रधान हो गया। दूसरा, सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। दूसरा प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। इस व्यवस्था में दो प्रधान होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है और दूसरा प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश पर शासन करता है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, वास्तविक सत्ता इन्हीं के पास में होती है। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक सत्ता इन्हीं के पास होती है। व्यवहारिक रूप से सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करता है, लेकिन राष्ट्र के संवैधानिक प्रधान के नाम से करता है। यानी प्रधानमंत्री जो भी काम करता है वो राष्ट्रपति के नाम से करता है। व्यवहारिक रूप से सारे काम प्रधानमंत्री ही करता है। आगे देखिए भैया, लिखा है संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान सरकार के वास्तविक प्रधान की नियुक्ति करता है। मतलब राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान यानी राष्ट्रपति सरकार के वास्तविक प्रधान यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संवैधानिक प्रधान मतलब राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान मतलब पीएम। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान की नियुक्ति करता है और वास्तविक प्रधान के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। यानी पीएम के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रीगण संवैधानिक प्रधान के प्रसाद पर्यंत होते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और जितने भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर होते हैं। उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, उनका कार्यकाल बना रहेगा, नहीं तो उनके स्थान पर किसी दूसरे मंत्री को रख दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे देखिए, आगे लिखा गया है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका या सरकार, चाहे कार्यपालिका कहिए चाहे सरकार कहिए, का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका का, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका या सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। अर्थात सरकार तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन में, क्यों कार्यकाल निश्चित नहीं होता? जब तक उसे निम्न सदन में बहुमत प्राप्त न हो। मतलब जब तक निम्न सदन मतलब लोकसभा, जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक सरकार है। जिस दिन बहुमत खत्म उस दिन सरकार समाप्त। ध्यान रहे,
ध्यान रहे कि भारत में इंग्लैंड के तर्ज पर अपनी कार्यपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। तो कोई भी सरकार बहुमत से कितने दिनों तक रह सकती है? 5 वर्ष। बहुमत नहीं तो पहले भी समाप्त हो जाएगी। अगर बहुमत है तो वो 5 वर्ष लगातार रहेगी, उसके बाद फिर चुनाव होगा, फिर जिसका बहुमत फिर उसकी सरकार, अगर वही सरकार है पुनः बहुमत प्राप्त कर गई तो दोबारा सरकार बन जाएगी। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल, क्या लिखा भैया? संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल में एक रूपता और गोपनीयता होती है। सही बात, एक रूपता और गोपनीयता होती है। इस प्रणाली में विधायिका मतलब जहां कानून बनता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है। विधायिका सरकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर उसके विरुद्ध विभिन्न प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण रखती है। विधायिका कार्यपालिका, विधायिका मतलब जहां कानून बनता है, कार्यपालिका मतलब नियमों और कानूनों को लागू करने वाली संस्था। विधायिका जो है कार्यपालिका से प्रश्न पूछ करके विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाकर उस पर नियंत्रण बनाए रखती है ताकि वह गलत कार्य ना कर सके, जिससे सरकार के निरंकुश होने का भय नहीं रहता। अगर यह प्रोसेस ना रहे तो सरकार मनमानी कर सकती है। तो सरकार के मनमानेपन को रोकने के लिए संसदीय व्यवस्था में हमेशा जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं ताकि जो है डर बना रहे और सरकार निरंकुश ना हो। आगे लिखा है, इस प्रणाली में उत्तरदायित्व की भावना अधिक होने के कारण यह अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है। ठीक है, उत्तरदायित्व की भावना होने के कारण, उत्तरदायित्व भावना होने के कारण यह अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है। अब आइए आगे देखते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के बाद अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन, इस प्रणाली में कार्यपालिका एकल होती है। ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 होती है और इसमें 1 होती है। वहां पे 2 में एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री, और यहां पर 1 ही होती है। अर्थात राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान और सरकार का वास्तविक प्रधान होना दोनों एक होते हैं, यानी राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का पद अलग होता है और प्रधानमंत्री का पद अलग होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति दोनों हो जाता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए इस प्रणाली को ध्यान देना राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे देखिएगा, इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के बीच पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच अलगाव का सिद्धांत पाया जाता है। अर्थात देखिए लिखा गया है, अर्थात कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, उत्तरदायी नहीं होती है। जबकि संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में उत्तरदायी नहीं होती है। आगे लिखा है, कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य भी नहीं होता है, यानी जो कार्यपालिका है वह विधायिका का सदस्य नहीं होगा। जैसे भारत परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करिएगा, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये कार्यपालिका भी हैं, ये कार्यपालिका के अंग हैं। और लोकसभा में बैठ करके नियम कानून बनाते हैं तो ये विधायिका के भी अंग हैं। तो जब संसदीय व्यवस्था में आप देखेंगे तो कार्यपालिका और विधायिका में दोनों एक ही व्यक्ति हो जाते हैं, दोनों में। और जबकि यहां पर लिखा गया है साफ साफ, कार्यपालिका यानी सरकार
और विधायिका मतलब जहां कानून बनता है, का सदस्य भी नहीं होता है। कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है। सरकार के व्यक्ति अलग अलग होंगे और विधायिका के व्यक्ति अलग अलग होंगे। आगे लिखा है, इस प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी काम करता है। देखिए कैसे, मंत्रियों की नियुक्ति आदि में राष्ट्रपति सीनेट का अनुमोदन लेता है। देखिए सीनेट मतलब बेटा राज्यसभा। आज हमारे यहां जैसे राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका में क्या बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है। तो भारत में जब प्रधानमंत्री की या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो लोकसभा के आधार पर होती है, और अमेरिका में जब मंत्री की नियुक्ति होती है तो वो राज्यसभा यानी सीनेट के आधार पर होती है, और राष्ट्रपति जो है अनुमोदन लेता है। और विधायिका का जब कोई भी कानून बनाती है, जब विधायिका कोई कानून बनाती है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ले लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ले लिया जाता है, उनसे पूछ लिया जाता है, समझ लिया जाता है, फिर कानून बनाया जाता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। भारत में अगर देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव भारत में, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में कराया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने मनपसंद व्यक्तियों को मंत्री बनाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है मंत्री बना सकता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति अपने मनपसंद जो इनका मन करेगा उन व्यक्तियों को ही मंत्री बनाते हैं, और ये सभी मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि भारत की बात करें तो सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अमेरिका में सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्म अमेरिका में ही हुआ है। कुछ आलोचकों ने इसी वजह से कुछ आलोचकों ने इसे किचन कैबिनेट की संज्ञा दी है। राष्ट्रपति में जो मंत्रिमंडल होता है उसे किचन कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि वहां के मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर बनते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए उसे किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। जरा यहां छोटा सा एक आईएमपी लिख लेना। तो आगे देखना, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर में हो जाता है, लेकिन वह सदैव 20 जनवरी को शपथ लेता है। यहां भी आईएमपी कर लेना। अमेरिका में राष्ट्रपति पद को शपथ कब दिलाई जाती है? 20 जनवरी। ये प्रत्येक बार का नियम है, यह प्रत्येक बार का नियम है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, और प्रत्येक 4 वर्ष पे जब शपथ दिलाई जाती है तो वो तारीख 20 जनवरी ही होती है, और चुनाव नवंबर के महीने में ही संपन्न लगभग करा लिया जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। समय से पूर्व उसे केवल महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, जो कि बड़ा कठिन कार्य है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष जैसे है। 4 वर्ष पहले अगर हटाना हो तो महाभियोग, और वहां महाभियोग का प्रोसेस बहुत कठिन है, यानी कह सकते हैं कि आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। और ये सारी चीजें जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक होता है भैया समाप्त। अब जो है संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था आपकी समाप्त हो गई है। आप लोग आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, और आपको टेलीग्राम पर भेज भी दिया जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पेज है आपका, ये तीसरा पेज है आपका,
ये आपका चौथा पेज है, ये आपका पांचवा पेज है, ये आपका छठा पेज है, ये आपका सातवां पेज है, ये आपका आठवां पेज है, ये आपका नेक्स्ट पेज है। और इस तरह से संविधान का वर्गीकरण का टॉपिक आज होता है समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।